अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है कि आतिफ सोल्ड गुड्स टू यासिर फॉर ₹5,000 ऑन 1 जुलाई 2015 एंड ड्रू अ बिल ऑन यासिर फॉर 3 months फॉर दिस अमाउंट। यासिर एक्सेप्टेड इट एंड रिफंडेड, नहीं रिफंडेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वर्ड आएगा रिटर्न्ड। हम इसको यूँ पढ़ेंगे कि यासिर एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न्ड इट टू आतिफ हु डिस्काउंटेड द बिल ऑन 4th जुलाई विद द बैंक at 10% per annum. Yasir paid the amount on maturity. Pass journal entries in the books of both the parties. अच्छा बच्चों, जब जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी हो तो कुछ बातों का तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे पास 5 डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स हैं, जिसमें से एसेट्स और एक्सपेंसेस इनकी नेचर सेम है। नेचर सेम होने का मतलब ये हुआ कि जब भी ये इंक्रीज होंगे तो इनको हमेशा डेबिट किया जाएगा। और इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है वो लायबिलिटीज़ का, इनकम्स और कैपिटल, ये 3 चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। तो ये जब इंक्रीज़ करते हैं तो हम इनको क्रेडिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए टिप ये है कि जब आपने आतिफ की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो आप अपने आप को आतिफ समझे, और इसी तरह जब आपने यासिर की बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है तो आपने अपने आप को यासिर समझना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए मैंने दोनों जो स्केचेस हैं दोनों की बुक्स के, मैंने वो ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बुक्स ऑफ आतिफ। चूँकि अब आपका नाम आतिफ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यासिर को 5,000 के गुड्स जो है वो बेचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर इस टाइम सेलर हैं, इसलिए हम यहाँ पर सेलर लिख लेते हैं। यहाँ पर एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए आपका जो रोल है वो चेंज हो चुका होगा। अब आपका नाम यासिर है, ये अब आपके बुक्स हैं, बुक्स ऑफ यासिर यहाँ पे लिखते हैं। चूँकि आपने चीज़ें परचेज की हैं, दैट इज़ वाई ये परचेजर है या बायर है। ठीक हो गया। अच्छा चलिए, मैं अब इन दोनों टेबल्स के जो कॉलम्स हैं, इनके जो टाइटल्स हैं, मैं वो ज़रा फटाफट लिख लूँ, यानी कि डेट्स, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट विद करेंसी अमाउंट्स। ठीक है। अच्छा जी, आतिफ यानी कि आपने चीज़ें बेची है यासिर को 5,000 रुपीज़ की ऑन 1 जुलाई 2015। यहाँ वैसे लिखा नहीं हुआ कि ये चीज़ें उधार पे बेची हैं या कैश पे बेची हैं, लेकिन चूंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है तो बिल ऑफ एक्सचेंज तभी ड्रॉ होता है जब चीज़ें उधार पर खरीदी या बेची गई होती हैं। पक्की बात है कि चीज़ उधार में बेची गई है तो यासिर आपका कस्टमर है जिसने माल उधार खरीदा है। जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो बेसिकली आपके डेटर्स होते हैं। इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके एसेट्स में इजाफा हो गया, और जब एसेट्स इंक्रीज करते हैं बिजनेस के तो उन एसेट्स को डेबिट किया जाता है। इसीलिए हम अपने इस एसेट यानी कि कस्टमर यानी कि यासिर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जो सेल्स हैं बेसिकली ये हमारी रेवेन्यू अकाउंट है, ये हमारा आमदनी का अकाउंट है। ये आपको पता है कि जब हमारी आमदनी में इजाफा होता है, हमारी इनकम में इजाफा होता है तो ये क्रेडिट होती है। ठीक हो गया। तो इस वजह से जो सेल्स अकाउंट है हम इसको क्रेडिट करेंगे, तो हम यासिर अकाउंट के सामने डेबिट में 5,000 अमाउंट लिख देंगे और सेल्स अकाउंट के सामने क्रेडिट में 5,000 अमाउंट लिख देंगे। और इसकी एक छोटी सी नरेशन लिख दें कि चलो यूँ लिख लेते हैं कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, दैट्स इट। ले जी, अब आप यासिर हैं यानी कि बायर है। ठीक हो गया। सेम डेट पर आप भी अपनी बुक्स एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, यही वाले यानी कि परचेजेस की। इस ट्रांजैक्शन में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 चीज़ें हैं, एक परचेजेस अकाउंट है, दूसरा आतिफ का अकाउंट है। और परचेजेस जो है वो आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी परचेजेस में इजाफा होगा यानी कि आपके एक्सपेंसेस में इजाफा होगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज करने पर इनको डेबिट किया जाता है, तो हम इसीलिए परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। आतिफ से जो कि आपने परचेजेस की हैं, आतिफ को पैसे अभी तक आपने नहीं दिए, आतिफ बेसिकली आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज करती हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आतिफ को क्रेडिट कर देंगे यानी कि लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। परचेजेस के सामने डेबिट कॉलम में आप 5,000 की अमाउंट लिख दें, और आतिफ यानी कि लायबिलिटी की जो अकाउंट है इसके सामने आप क्रेडिट में 5,000 की अमाउंट लिख दें। और इसकी भी छोटी सी नरेशन लिख दें, यानी कि चलें ये लिख लेते हैं कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, ये आगे लिखा होगा कि एंड ड्रू अ बिल ऑन यासिर फॉर 3 months फॉर दिस अमाउंट। यासिर एक्सेप्टेड
it and return it to आतिफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल परचेज हो रही है ये बेसिकली क्रेडिट पर हो रही है, तो इस क्रेडिट सेल परचेज को पक्का करने के लिए इसका एक लिख लिखाइया कर लिया जाता है, और मतलब यह है कि इसको किसी पेपर पर लिख लिया जाता है और उस पेपर को हम बिल कह देते हैं। कि आपने एक पेपर पर लिख दिया कि यासिर ने 5,000 रुपए का माल मुझसे 1 जुलाई 2015 को परचेज किया है और ये बंदा वादा कर रहा है कि वो 3 महीने के बाद मुझे ये पैसे दे देगा। ठीक है, आप इसके ऊपर सिग्नेचर करके आप उसके हवाले करते हैं यासिर के, यासिर भी इसको पढ़ के इसके ऊपर सिग्नेचर करता है और आपको वापस कर देता है। तो सिग्नेचर करना मतलब ये है कि यासिर ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इस एक एक्टिविटी की हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ आतिफ और इन द बुक्स ऑफ यासिर। अच्छा, जो बंदा बिल राइट करता है, लिखता है, तो इस बिल के लिखने के अमल को बिल ड्रा करना कहा जाता है। तो इस तरह जिस बंदे ने बिल लिखा है वो बंदा बेसिकली ड्रार कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरह जिस बंदे पर बिल लिखा जाता है कि इस बंदे ने पैसे देने हैं, उस बंदे को ड्राई कहा जाता है। अब जिस डेट पर ये सेल परचेज हुई है तो उसी डेट पर ही ये बिल ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ जो बात देखने वाली है कि ये जो कागज का टुकड़ा है जिसको हम लोग बिल कह रहे हैं, ये बिल आपके लिए, अगर आप आतिफ हैं तो ये आपके लिए बेसिकली एक सबूत है कि ये पैसे आपने यासिर से लेने हैं। तो ये बिल आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक एसेट हो जाएगा। तो अगेन आपका जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो इसलिए हम लोग बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। और उसके बाद आपने जो यासिर का अकाउंट ऊपर डेबिट किया था तो उसको अब यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे कि आपने बेसिकली वो जो पहले वाला एसेट क्रिएट किया था उस एसेट को अब आप क्रेडिट करके खत्म कर रहे हैं। यानी कि जब एसेट्स खत्म करने होते हैं या जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर यासिर अकाउंट को हम क्रेडिट कर लें और इसके बाद आप बिल रिसीवेबल अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में 5,000 रुपीज लिख दें और यासिर अकाउंट को क्रेडिट करने के बाद इसके सामने जो उसका क्रेडिट का जो कॉलम है उसके अंदर आप 5,000 लिख देते हैं। और यहाँ पर अब आप चूंकि यासिर हैं, आपने चीजें परचेज की हैं, वही जो बिल था जो ऊपर आपके लिए एसेट था, चूंकि अब आप यासिर हैं तो वही बिल आपके लिए बिल पेएबल कहलाएगा कि आपने पैसे देने हैं। जब ये बिल पेएबल है आपके लिए तो ये आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज करती हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। एट द सेम टाइम जो आपने ऊपर अपनी एक लायबिलिटी क्रिएट की थी आतिफ के नाम से, तो उस लायबिलिटी को अब आप यहाँ पर ख़त्म कर देंगे और आप उसको डेबिट कर लेंगे। जब भी इन लायबिलिटीज को कम करना होता है या ख़त्म करना होता है तो हम उनको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आतिफ अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल्स पेएबल अकाउंट आपकी एक नई लायबिलिटी बन रही है उसके अगेंस्ट, तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। आप यहाँ पर आतिफ अकाउंट के सामने डेबिट साइड पे 5,000 रुपीज़ लिख दें और बिल्स पेएबल अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में 5,000 रुपीज़ लिख दें और इसकी नरेशन लिख देते हैं कि एक्सेप्टेंस गिवन टू आतिफ। मुझे याद है ऊपर हम लोगों ने जो नरेशन है वो नहीं लिखी, यहाँ हम लिख देंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम यासिर। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है कि हु डिस्काउंटेड द बिल ऑन 4 जुलाई विद द बैंक एट 10% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि आतिफ यानी कि आपने जाके बैंक को वही बिल 4 जुलाई को सेल कर दिया। क्यों ऐसा किया? हो सकता है कि आतिफ यानी कि आपको पैसों की फौरन ज़रूरत हो और आप 3 मंथ्स वेट ना कर सकते हो, तो आपने वो जाके बिल बैंक को सेल किया, बैंक ने वो पैसे आपको दे दिए। लेकिन चूंकि बैंक ये काम करने के आपको कुछ फी चार्ज करेगा जिसको बैंक डिस्काउंट बोलेंगे और ये जो इसका रेट है 10% पर एनम, दैट मीन्स के ये सालाना के हिसाब से आपसे 10% का जो डिस्काउंट है वो चार्ज करेगा। तो चूंकि आपका जो बिल था वो 3 मंथ्स का था और यहाँ पर ये है कि जब आपने बिल बैंक को सेल किया तो उस टाइम से लेके मेच्योरिटी डेट तक जब उसके पैसे मिलने हैं तो वो कितना टाइम पीरियड बनता है, तो उतने महीनों का जो डिस्काउंट है वो चार्ज किया जाएगा। तो चूंकि ये आपने ठीक 3 दिन के बाद आपने चौथे दिन जो है ना वो बिल बैंक को सेल कर दिया है, तो दैट मीन्स अभी फुल 3 मंथ्स पड़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर बैंक आपको 10% के हिसाब से 3 महीनों का डिस्काउंट चार्ज करेगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे जुलाई 4, 2015। यहाँ पर बैंक आपको कैश तो नहीं देगा लेकिन आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज कर जाएगा।
कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी हमारे एसेट्स होते हैं। जब हमारे एसेट्स इंक्रीज करते हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वो उनको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और डिस्काउंट अकाउंट चूंकि आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस के बारे में भी आपको पता है कि जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करते हैं तो उनको भी डेबिट किया जाता है। यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट यानी कि जो एक्सपेंस है आपका ये वाला, इसको भी आप डेबिट करेंगे और इसके अगेंस्ट अब वो जो आपने एक एसेट ऊपर क्रिएट किया था बिल रिसीवेबल अकाउंट का, वो एसेट अब आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा बिकॉज वो अब आपने उसको सेल कर दिया। उस एसेट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट जैसे ही करेंगे तो वो वाला एसेट खत्म हो जाएगा। जब किसी एसेट्स को डिक्रीज करना हो या खत्म करना हो तो हम उनको क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर 5000 अमाउंट पर 10% के हिसाब से साल के 12 महीनों में से 3 महीने का डिस्काउंट इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये अमाउंट बनती है 125। इसको डेबिट में लिख लेते हैं। चलिए पहले 5000 लिख लेते हैं क्रेडिट में, और चूंकि ये 125 रुपीज़ आपको नहीं मिलने, आपका एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग डेबिट में लिख देते हैं। इतने पैसे काटने के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वो है 4875। अच्छा जी, अब इस ट्रांजैक्शन के लिए जब आप अपने आप को यासिर समझेंगे तो इसमें आपका कोई ऐसा रोल नहीं है बिकॉज आपने पेमेंट करनी है, चाहे वो बिल बैंक के पास हो चाहे वो बिल आतिफ के पास हो। इसलिए आतिफ ने अगर ये बिल बैंक को सेल कर दिया है तो इसमें आप अपने पास कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसकी निरेशन लिख लेते हैं कि द बिल डिस्काउंटेड एट बैंक एट 10% पर एनम। आगे लिखा हुआ है कि यासिर पेड द अमाउंट ऑन मेच्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेच्योरिटी डेट आई 3 महीने के बाद तो बैंक ने वही बिल यासिर के हवाले किया, यासिर ने वो बिल लेकर बैंक को पेमेंट कर दी। अब ये जो मेच्योरिटी डेट बनती है ये नॉर्मली 3 महीने का चूंकि बिल था, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने यहाँ पर पूरे हो जाएंगे तो अक्टूबर के भी 3 दिन दिए जाएंगे जिसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं। तो 3 दिन वो निकालने के बाद अक्टूबर के 4 को ये पेमेंट हुई होगी। अक्टूबर 4 2015 को ये एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। बिल पेएबल अकाउंट जो आपकी लायबिलिटी बनी थी ऊपर वाली एंट्री के अंदर, यहाँ पर आप उस लायबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, चूँकि पैसे पे कर रहे हैं तो आप इस लायबिलिटी को डेबिट कर लेंगे बिकॉज जब भी लायबिलिटीज़ को ख़त्म करना होता है या कम करना होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। और एट द सेम टाइम आपका चूँकि जो कैश है वो डिक्रीज़ हो रहा है या बैंक डिक्रीज़ हो रहा है, जो भी एंट्री आपने लिखनी है यहाँ पे, चूँकि कैश अगर दे रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं तो दोनों सूरतों में आपका ये वाला जो एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट्स डिक्रीज करते हैं या ख़त्म होते हैं तो उनको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर एसेट ख़त्म तो नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पर एसेट डिक्रीज ज़रूर हो रहा है। तो आप यहाँ पर चाहे कैश लिख लें या बैंक लिख लें, तो मैं यहाँ पर कैश लिख रहा हूँ तो कैश अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट करूँगा। बिल पेएबल के सामने आप 5000 की अमाउंट लिख दें और यहाँ पर कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में 5000 की अमाउंट लिख दें। अच्छा, यहाँ ये नहीं है कि आपने 4875 रुपीज़ पे करनी है। बेसिकली वो जो 4875 है उनसे आपका कोई कंसर्न नहीं है। आपने 5000 रुपये की परचेजेस की थी तो 5000 रुपया ही आपने बेसिकली पे करना है, राइट। और यही बात बिल पर भी लिखी हुई है कि यासिर के पास जो बंदा भी ये बिल लेकर आएगा यासिर उसको 5000 पे करेगा। आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।